अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ज़रा हटके। अब जहाँ तक नए डीजी आईएसआई की तकर्री की नोटिफिकेशन का सिलसिला है, तो अब तक जाहिर है कि सब इशारों में ही बातें कर रहे हैं। जैसे कि आज ही किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये सीन ऑन है या सीन ऑफ है, तो थोड़े सोचने के बाद मैंने जवाब दिया कि सर अभी जो स्विच है वो ऑन ऑफ के बीच में फंसा हुआ है और प्लग में से बड़ी स्पार्किंग हो रही है, तो हाथ मत लगाना। अब क्या करें, कभी कभी आपको ऐसी ही बात करनी पड़ती है और आखिरकार क्यों नहीं, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब भी कमोपेश इशारों में ही बातें कर रहे थे। सुनिए। एक किताब है द अरब कॉन्क्वेस्ट, अंग्रेज ने लिखी हुई है। वो उस किताब के अंदर बताता है कि जो जनरल बनता था वो जाके वो काम कर देता था, यानी कोई सोच ही नहीं सकता था, किसी का नाम भी नहीं होता था जाके बड़ा। ये सोच लें कि दुनिया की तारीख का खालिद बिन वलीद शायद ही दुनिया की तारीख में इतना बड़ा कोई जनरल आया हो। वो कभी जंग ही नहीं हारे थे। हजरत उमर उनको कह देते कि नहीं तुम छोड़ो, किसी और को मैं कमांड देने लगा। तो ये इतने ज्यादा अजीम लोग कैसे बन गए? जी, अब जाहिर है कि इसमें से आप जो भी माना निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हैं हमारे पुराने खिलाड़ी, जो ये वो अदाकार हैं जिन्होंने इस तरह की फिल्मों में पहले भी काम किया है और उनको अच्छी तरह से पता है कि कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। बाकी जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक हैं, सब मामला ठीक हैं। और आज जाहिर है कि आज कुछ बिल आखिर क्लैरिटी भी आई है, और क्योंकि शेख रशीद साहब ने हवाला दिया था फवाद चौधरी साहब का, तो आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें की हैं आपने ज़रूर पूरे दिन ही सुन रहे होंगे, एक बार फिर सुन लीजिए। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। अच्छा, अब इस सारी डिबेट में किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कानूनी तकाज़े हैं क्या। मतलब अगर कोई DGISI अपॉइंट हो रहा है तो क्या इसके पीछे कोई रूल्स हैं या हम सिर्फ रिटर्न है, अनरिटर्न है, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चल रहा है। तो जाहिर है कि मेरे में तो इतनी अकल नहीं है वसत कि मैं इसका जवाब दे सकूं। तो हमने बात की, आज हमने दावत दी है आज शो पर सलमान अकरम राजा साहब को, वेरी प्रोमिनेंट लॉयर और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। सलमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये थोड़ा सा आप हमारे लिए वाजे कर सकते हैं कि जो DGISI की जो नोटिफिकेशन होती है ये कैसे होती है, रिटर्न है, अनरिटर्न है, क्या सिलसिला है? देखिए, नोटिफिकेशन तो जाहिर है रिटर्न फॉर्म में ही होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ISI का वो कानून कौन सा है जिसके ताबे ISI है, जिसके तहत ISI बनी है। ये मामला उठा था असगर खान केस के दौरान और ये अदालत ने पूछा मजाज इदारों से कि आपका मैंडेट क्या है, कौन सा कानून है जो आपका मैंडेट तय करता है कब आपने सियासत में कोई अमलदारी करनी है, कब आपने नहीं करनी। तो पता ये चला कि सच कोई कानून नहीं है। ISI 1951 में जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे
उनके एक हुक्म के तहत कायम हुई और उसके बाद ये चलती रही। ये कहा गया कि 1976 में वजीर आजम भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिकल सेल बनाने का हुक्म दिया था, लिहाजा पॉलिटिकल सेल बन गया। लेकिन बात ये सामने आई कि शुरू से ISI को वजीर आजम के ताबे एक इदारा समझा गया है। ये आर्मी का हिस्सा नहीं है, ये नेवी का हिस्सा नहीं है, ये एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है, अगरचे इसमें सिविलियन अफसरान के साथ सर्विसेज के अफसरान जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन वो तमाम वजीर आजम के हुक्म के तहत होते हैं और बॉस जो है फॉर्मली वो इस इदारे का वजीर आजम है। लिहाजा तैनाती जो है हमेशा वो वजीर आजम ही करती है। ओके, आज तक कोई ISI का सिविलियन DG भी आया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में 1988 में कुछ कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई थी और फिर उनको जाना पड़ा था। लिहाजा ये एक पेचीदा ताल्लुक है सिविलियन वज़ीर आज़म और उसके खुद अपॉइंट करदा अफसरान के बीच, लेकिन कानूनी तकाजा यही है, कानूनी सूरत हाल यही है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस इदारे के सरबराह हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। अच्छा, अब ये भी जो है ना, ये अभी बात हुई सलमान साहब से, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के तहत है कि क्योंकि फौज का इदारा नहीं है, ब्रिगेड नहीं है, प्लेटून नहीं है, तो फिर किसके नीचे आती है? तो टेक्निकली फिर ये आपकी प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही आती है। लेकिन माजी में भी जैसे इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का हवाला दिया, वसत और भी कुछ देखो, बात यह है कि हमारे सामने आम आदमी जो है ना, उसको ISI का अफगान खाना जंगी से पहले पता नहीं था जी। एक वेग सा होता था, जो एक पढ़ी लिखी क्लास थी कि एक इदारा है जिसका काम ये है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी किसी हद तक उसमें असिस्ट करना और बाहर के जो सारे मामलात हैं वो देखना। अफ़गान जंग में जब वो एक सिलसिला शुरू हुआ कि मुजाहिदीन, CIA, सऊदी सीक्रेट और बाकी जो असले की सप्लाई वगैरह, उस पे नाम आना शुरू हुआ। हालांकि सेंसर भी होता था उस ज़माने में, लेकिन इस तरह की ख़बरें जो हैं वो अखबारात में भी छपती थी और इंटरव्यूज़ में भी आती थी, मीडिया में भी आती थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो नाम मशहूर हुआ वो 1988 में हमीद गुल साहब जब ISI के DG थे, तो उससे पहले सिर्फ एक तासुर था कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जैसा सलमान अकरम राजा ने कहा, एक पॉलिटिकल विंग बना दिया और ये है वो है मैनेजमेंट वगैरह के लिए। लेकिन 88 में वाज़े तौर पे, जिसका बाद में हमीद गुल ने खुल्लम खुल्ला एतराफ़ भी किया कि IGI जो बनी इलेक्शन में वो हमारा काम था, तो आम आदमी को पता चला कि इसका कोई इंटरनल रोल भी है एक्सटर्नल रोल के अलावा। उसके बाद फिर आता है ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल 90s का, वो भी मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स थे वो इसी से रिलेटेड थे। फिर जो 2002 में आता है सिलसिला, वो आता है जब मुस्लिम लीग Q की तश्कील होती है, तो उसमें एक नाम आता था एहतिशाम ज़मीर साहब का, और वो मीडिया में भी खुल के लिया जाता था और उन्हें भी कोई हेजिटेशन नहीं थी कि किस तरह जो है वो रातों रात वो मैनेजमेंट होती थी। उसके बाद जो नाम आया 2011 में, जब एबटाबाद पे अमेरिकन अटैक हुआ, उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया, तो उसमें डी थे जनरल शुजा पाशा और कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो पता चला कि यहाँ भी वो डिस्कस हुआ बाकायदा मीडिया में कि वो पार्लियामेंट में गए और बंद कमरे के इजलास में एतमाद में लिया, वो सारी डिटेल्स हम दे चुके हैं। फिर 2014 का जो धरना था इस्लामाबाद का, उसमें जो है कि अंपायर की उंगली उठेगी और ये है, हर बंदा जो है वो एक दूसरे का क्या साडा बंदा है, ये वो पूरा एक मुकम्मल तासुर था। और उस वक्त भी जो है शुजा पाशा फिर ज़हीरुल इस्लाम आए और फिर बास चैनलों ने जी जंप भी लगाया, कंक्लूजन में ज़रा हेजिटेशन दी और उसका ज़ाहिर है कि भुगत भी रहे हैं वो सिलसिला। फिर 2018 का जो इलेक्शन हुआ उस पर सवालिया निशान उठे, उस वक्त नवीद मुख्तार साहब जो हैं वो DG थे। अब उसके बाद जो है ये फैज़ हमीद वगैरह का, ये तो सर आपको मरना। अच्छा, मसला ये कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, बिलखुसूस ज़ियाउल हक़ के बाद, मसलन मोहम्मद ख़ान जुनेजो, उनकी नहीं बनी थी हमीद गुल साहब से, और अफ़गान इशू पे जिनेवा अकॉर्ड आपको वगैरह को याद होगा,
तो हमीद गुल साहब और ज़ियाउल हक साहब एक तरफ थे और जुनेजो साहब थे। फिर जुनेजो साहब को ज़ाहिर है रवाना कर दिया गया। फिर इन्होंने पहली बार हमीद गुल साहब ने और असलम बेग ज़ियाउल हक साहब का तैयारे के हादसे के बाद, आपको याद होगा मार्च 89 में ऑपरेशन जलालाबाद हुआ था। भरपूर एक थ्रस्ट हुआ था कि नजीबुल्लाह की हुकूमत को टॉपल करने के लिए मुजाहिदीन की हर तरह से मदद की गई थी। लेकिन वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, बाला बाला जो है ये सारा काम हुआ। तो उस गुस्से में उन्होंने इनको सस्पेंड करवाया इस ओहदे से, लेकिन इन्हें फिर मुल्तान कोर का चीफ बना दिया गया। उनकी जगह आए शमसुर रहमान कल्लू। ISI की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रिटायर्ड फौजी अफसर उसको DG लगाया गया। 85 में हालांकि ये रह चुके थे, लेकिन मई 89 में कल्लू साहब जो हैं वो लाए थे। तो फौजी ही, लेकिन एक अजीब सा लगा फौजी क़यादत को भी उस वक्त, क्योंकि ये हो क्या रहा है, हाजिर सर्विस जनरल क्यों नहीं है। तो अगस्त में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गई, अगस्त 90 में, तो 15 महीने का जो टेन्योर था उसमें कल्लू साहब जो हैं वो भी रखसत हुए और असद दुरानी साहब आए। फिर मेहरान गेट वगैरह सिलसिला ये वो है। फिर जो है 98 में नवाज शरीफ की किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनी, ये एक रिवायत है नवाज शरीफ की तीनों टेन्योर्स में। तो 98 में भी यही हुआ था कि वो एक चीफ साहब जो हैं वो फारिग हो गए थे। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आए, लेकिन 98 में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर्स से था, उनको ISI का DG लगाया गया। फिर 12 अक्टूबर, जो कि आज 12 अक्टूबर ही है, 12 अक्टूबर 99 भारी दिन है, उन्हें प्रमोट किया गया, फौज का सरबरा किया गया। 5-6 घंटे बेचारे रहे वो फौज के सरबरा। उसके बाद आपको पता है हिस्ट्री वगैरह क्या है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग काम हुआ वो जरदारी साहब के उस पे हुआ, ऑर्डर पे 27 जुलाई 2008, ये तारीख याद रखिएगा। वजीर दाखिला हैं रहमान मलिक। अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि ISI और IB को ये वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया है। इस तरह का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। अच्छा, सदर जरदारी ने उस पर क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि अब कोई नहीं कह सकेगा कि ISI सिविलियन कंट्रोल से बाहर है। वजारत दाखिला ISI के किरदार पर उठने वाले एतराज़ात का बखूबी जवाब देगी और उसका दिफा करेगी। चंद घंटे बाद ये नोटिफिकेशन ये कह के वापस ले लिया गया कि ये एक गलत फहमी थी, जो नोटिफिकेशन था उसको सही नहीं समझा गया। एक्चुअली हम वजारत दाखिला और ISI के दरमियान ज्यादा कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, खुदा ना खास्ता उसे मातहत करने वाली जरूरत नहीं। अच्छा, उस वक्त DG ISPR कौन थे? मेजर जनरल अतहर अब्बास। उन्होंने खुल के कहा जी कि आर्मी क़यादत को इस बारे में पेशगी एतमाद में नहीं लिया गया। और जो वजीर इत्तला थी शेरी रहमान, उन्होंने कहा ISI क्या मतलब है, सिविलियन कंट्रोल में तो ऑलरेडी है। हाँ यार, कैबिनेट डिवीजन एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जवाब दे है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। तो इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें होता ये है कि जो सिविलियन सेटअप है, कभी कभी वजीर आजम या उनके हवारी जो हैं वो ये सोचते हैं कि एक या दो जो जनरल हैं वो अगर साढ़े वाला हो जाए तो काम चल जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि ये फौज एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है और एक कोर लीडरशिप है जिसके एक इज्तिमाई फैसले होते हैं। वरना ये है कि नाम बदलते जाते हैं और काम तंजीम का वही होता है। ये बात उनकी समझ में नहीं। तो उनका ख्याल ये होता है कि ये चूंकि फलाना जो है वो जर्नल है इसलिए उसकी पॉलिसी चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो इदारे की पॉलिसी। ये जो रहमान मलिक वाला जो सीन था ना, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन यस ही। अच्छा, अब ये तो हो गई तारीख, ये तो हो गई याद माजी। अभी हम ब्रेक लेते हैं और फिर जरा हम इस्लामाबाद जाते हैं मुबश्शिर जैदी के पास के और पता करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। वक्फा ले। वेलकम बैक। और आपने तारीख़ तो सुन ली, मगर गुज़िश्ता चंद दिनों से जो इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में चह में गोइयाँ चल रही थी, आज बाज़ाब्ता तौर पर उस बारे में बात भी हो गई। फवाद चौधरी साहब का बयान आपने सुन ही लिया। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। साथ ही ये कहा कि
जो वज़ीर आज़म हाउस की जो अथॉरिटी है उसकी आर्मी चीफ़ रिस्पेक्ट करते हैं, और आर्मी चीफ़ की जो अथॉरिटी है उसकी वज़ीर आज़म रिस्पेक्ट करते हैं। मगर जो क्लियर कट बात सामने आई अब तक वो पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर की जानिब से आई, जिन्होंने नुमाइंदा डॉन से बात की आज, और कल खबर भी इसकी छपेगी इरफान रज़ा से। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो हैं जनरल फैज़ को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से कुछ अरसे DGISI रखना चाह रहे थे। अब अरसे कितने अरसे के लिए ये उन्होंने बहरहाल वजाहत नहीं की, और उन्होंने आज काबीना का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में उसकी भी कुछ तफसीलात में रोशनी डाली कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी मुलाकात के बारे में ब्रीफ़ किया जो जनरल बाजवा से गुज़िश्ता शब बनी गाला में हुई। 3 घंटे की मुलाकात थी, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि वो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म और चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। एक प्रोग्राम में मैं उन्हें सुन रहा था जब नदीम मलिक ने समा में उनसे पूछा कि आप क्या ये भी बात हुई कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वो रबर स्टैंप नहीं है, तो उन्होंने कहा जब आपको पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ताहम उन्होंने ये कहा कि अब डिसाइड ये हुआ है कि एक नई समरी भिजवाई जाएगी जिसमें 3 नाम होंगे, जिसमें से वज़ीर आज़म एक नाम चुनेंगे। फवाद चौधरी ने भी आज मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि काबीना ने 8 माह पहले इस बात की मंजूरी दी थी कि आइंदा से जो भी बड़ी तैनाती होगी जो वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी से होगी उसके लिए कम से कम 3 नाम भेजे जाएंगे। इससे एक बात तो वाज़ेह हुई कि जो पहले समरी आई थी उसमें गालिबन एक ही नाम था, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का ही, और अब जो समरी दोबारा आएगी उसमें कम से कम 3 नाम आएंगे। और दोनों साइड्स यही कह रही हैं कि कोई डेडलॉक नहीं है, मगर क्या जो पहले तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसको रद्द करके अब ये जो नए तरीक़ेकार के ऊपर कहा जा रहा है कि आप 3 नाम भेजें, तो कहने को तो जाहिर है ये भी कह सकते हैं कि एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, कोई इसमें कोई बैड ब्लड नहीं था। मगर जब इस तरह हाई प्रोफाइल जो इदारे आपस में अगर थोड़े से उनको नज़र आए किसी भी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो हमारी तारीख़ ऐसी है कि हम बहुत कुछ देखना और समझना शुरू कर देते हैं कि जनाब, और वैसे ही और वो दिन भी 12 अक्टूबर का हो तो जाहिर है वो चीज़ हो जाती है। अब जी इसमें बुनियादी तौर पे पता है गलत फहमी जो आप कह रहे हैं वो इसलिए पैदा हुई है कि रिवायती तौर पे वज़ीर आज़म या फ़ौजी क़यादत का जो भी रिजर्वेशंस हों आपस में, लेकिन वो जो तरीक़ेकार है जो चला आ रहा है वो ये है कि नाम का पहले ऐलान और फिर नोटिफिकेशन दोनों प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि जो नाम का ऐलान है वो ISPR की तरफ से हुआ और वज़ीर आज़म हाउस जो है वो 4 दिन तक खामोश रहा, तो काम तो वहाँ से शुरू हुआ था बेसिकली। वरना यही काम अगर वज़ीर आज़म हाउस के थ्रू करवा लिया जाता जैसा कि माजी में होता रहा है तो शायद इतनी पेचीदगी पैदा ना होती। किसी किस्म की मिसकम्युनिकेशन तो वुसत साहब हुई ना, कि अगर आमिर डोगर ये कह रहे हैं जो चीफ विप हैं नेशनल असम्बली में तहरीक इंसाफ के, कि वज़ीर आज़म जनरल फैज़ को कुछ अरसे रखना चाह रहे थे, तो यही बात कन्वे हो जानी चाहिए थी। वो कन्वे हुई या नहीं हुई इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप बहैसियत वज़ीर आज़म रखना चाह रहे थे तो आप उन्हें बता देते और उस तरीके से वो हो जाता, क्योंकि ये लोग सब 1 पेज पर ही हैं और उसको प्राउडली अनाउंस भी करते हैं कि हम वाहिद हुकूमत हैं जो तमाम इदारों के साथ 1 पेज पर हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो बैड ब्लड क्रिएट हुआ है या जो अफवाहों का तूफ़ान आया है वो इसी वजह से आया है, गलत फहमी की वजह से कह लें, कि क्योंकि ISPR ने अनाउंस कर दिया और यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आज 6ठा दिन है, उसको 6 दिन पूरे हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि अभी 1 आध दिन में कोई ऐसी चीज़ आएगी। मगर जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया, और अगर प्रोसेस जो यही है कि वज़ारत दिफा से ये नाम आते हैं, मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म ठीक हैं कि भाई एक प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए। मगर जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों तो बहुत सी चीज़ें आप एज्यूम भी कर लेते हैं कि ये बात जो है कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को बता दी गई थी कि
ये चेंजेस होंगी अक्टूबर में और उसमें DGISI की भी तब्दीली होगी। अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई या हुई तो उसमें क्या मसला हुआ। ये सारी चीज़ें, इनके जवाबात जो हैं वो जाहिर है शायद हमें कभी भी ना मिल पाएँ, और अल्लाह करे कि ये चीज़ हल हो जाए खुश उसलूबी के साथ। अगर ये गलतफहमी की बुनियाद पर है तो बिल्कुल चीज़ें अपनी जो है नॉर्मलसी की तरफ आ सकती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ ये वही छुरियां हैं जिनसे वो खुद किसी ना किसी वक्त पर ज़िबा हुए थे। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा एक वक्फा ले लेते हैं फिर उस पर बात। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि जब इस तरह की कोई बज़ाहिर टेंशन नज़र आए या खला, तो चलो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हो जाएगा कहना, तो जो साइड पर बैठे होते हैं वो अपनी छुरियां तेज़ करने लग जाते हैं कि जी हो सकता है कि हमारा मौका आए। और यकीनन पाकिस्तान की अगर हम तारीख देखें तो एक जैसे ड्रामे की एक स्क्रिप्ट होती है, किसी प्ले की एक स्क्रिप्ट होती है, हमारे यहाँ भी एक स्क्रिप्ट चलती है और उसमें किरदार भी होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने किस वक्त पे कौन सा किरदार अदा करना है, उनके क्या डायलॉग्स होते हैं। लेकिन फिर कभी कभी कोई एक बंदा आता है जो अपने आप को बड़ा स्टार समझता है और वो कहता है कि नहीं जी ये आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट से ना मैं थोड़ा सा हटके बात करने वाला हूँ, और फिर डायरेक्टर साहब अक्सर नाराज भी हो जाते हैं। वो नाराज नहीं भी होते, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करने की आपको पता है थिएटर में इजाज़त होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब अदाकार ये समझने लगे कि वो स्क्रिप्ट ही बदल सकता है तो फिर डायरेक्टर के पर ज़रा फड़फड़ाते हैं कि भाई साहब डायरेक्टर तो मैं हूँ, स्क्रिप्ट तो मेरा है, आपको तो सिर्फ किरदार अदा करने के लिए कहा गया हो। और उमूमन हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं इस सेटअप में, चौथे साल में वो खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने शुरू कर देते हैं। मैं ये स्क्रिप्ट में चेंज वगैरह का जो है वो कहते हैं भाई साहब इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश है, स्क्रिप्ट बदलने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ से पेचीदगी पैदा होती है। और सबसे बड़े इस सिलसिले में जो विक्टिम एक्टर कह सकते हैं वो नवाज शरीफ है। वो नवाज शरीफ 3 दफा उन्होंने स्क्रिप्ट हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इस वक्त पर जैसे मुबशर आप ही कह रहे थे कि यार देखो मुझे भी नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, राइट। और शायद उसकी वजह यह है कि अभी ड्रामा चल रहा है और बीच ड्रामे में थोड़ा मुश्किल है आपको कोई मुतबादिल स्टार ढूंढना। हो सकता है कि कोशिशें इसकी शुरू हो जाए, उसके बारे में ज़ाहिर में नहीं पता, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। आधी फिल्म से भी एक्टर्स को मैंने अलग होते देखा है। ऐसा हुआ है लेकिन उस वक्त मतलब और भी बहुत कास्ट बैठी हुई थी ना, अभी शायद थोड़ी सी कमी है। अगेन आई डोंट नो। अब सवाल आता है यहाँ पर, अब हमेशा बात करते हैं हम यहाँ बैठ के और इस मुल्क में कॉलम्स में टॉक शोज में सर सिविलियन सुप्रेमेसी के बारे में, सिविलियन सुप्रेमेसी, और हम इस पे ऐसे बात करते हैं कि ये हमारी आखिरी मंजिल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये आखिरी मंजिल नहीं, ये आपका पहला कदम होना चाहिए। क्योंकि देखें हमने पूरी दुनिया भर में, आपके पास ये भी एग्जाम्पल्स हैं कि आप सिविलियन भी हो सकते हैं और आप डिक्टेटर भी हो सकते हैं। मतलब कि आप सिविलियन सुप्रेमेसी में यकीन रख सकते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और सुप्रेमेसी में आप यकीन नहीं रखते। अच्छा, जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। मैं थोड़ा सा वाजे कर देता हूं कि आप इक़्तिदार में आते हैं और अक्सर हमने ये देखा है, हमने कुछ हद तक नवाज शरीफ के साथ भी ये देखा था कि आप आते हैं और फिर जिस जमहूरियत को आप हेड कर रहे हैं उस जमहूरियत के जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप कमजोर करते हैं। आप हर एक किस्म की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं जो हमने इस दौर में भी देखी है कि यार ये जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं, जितने भी आपके खिलाफ बोलने वाले हैं, पहले तो मैं छा जाऊं और काबू पाए इदारे पे और अपोजिशन पे, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूं कि जिसके लिए मुझे अवाम ने मुंतखब किया। ऐसा ही है, ऐसा तकरीबन ऐसा ही है। लेकिन मसला क्या होता है कि जब आपने सबको दीवार के साथ लगा दिया होता है, आपने इंस्टीट्यूशंस को नजरअंदाज कर दिया होता है, मैं तबाह के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, नजरअंदाज कर दिया होता है, साइडलाइन कर दिया होता है। जब आप पर मुश्किल आती है सर, आपको उन्हीं लोगों की और आपको उन्हीं इदारों की जरूरत, उस तरफ आप देखते हैं और आपके पीछे कोई नहीं, और आपके पीछे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने पीछे जिस पुल को आपने पारा है ना, पार करके आप इक़्तिदार तक पहुंचे हैं ना, आपने उस पुल को आग लगा दी थी। ठीक है, उसका कोई टेंडर नहीं मिला किसी को रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है, FWO को भी नहीं।
तो फिर आप क्या करेंगे? और ये हमने बार बार देखा है, ठीक है। अब इनफैक्ट ये जो आपने जिक्र किया था रहमान मलिक का, मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये सब कुछ हुआ था, और शायद वही लोग जो अभी बात कर रहे हैं कि नहीं जी सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये पीएम की ही सवाबदीद है, उस वक्त लाइन बिल्कुल कुछ और थी। तो अगर कोई बात करे कि सर वोट को इज्जत दो, बिल्कुल वोट को इज्जत दें, लेकिन सिर्फ उन वोटों को नहीं जो आपके हक में डाले जा रहे हैं ना। और अगर पीएम सुप्रीम है तो इसका मतलब है कि हर पीएम सुप्रीम है। आपका आप सिर्फ आपके मनपसंद पीएम की बात नहीं हो रही। अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान दरअसल सिविलियन सुप्रीमेसी की कोशिश की जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में? मुबशर से पूछें, मुबशर से पूछते हैं। मुबशर, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल में देखिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो जिस तरह का बयानिया हुकूमत ने दिया है, आई फुली सपोर्ट कि भाई अगर आपने एक ऐसी समरी बनाई थी जो नामुकम्मल थी या जाहिर है किसी गलतफहमी पे मबनी थी, तो दोबारा बना दें। तो रूल अगर कैबिनेट ने एक सेट किया है तो वो कर लें। लेकिन आप जो पहले बात कर रहे थे लतीफ़ा नुमा, मुझे ये बताओ कि ये लतीफ़ा भी सुनाएं आप, ये पर्सन स्पेसिफिक कोशिश हो रही है या जमहूरी रिवायत को मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है सिविलियन हुकूमत की तरफ से? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर देखिए, पर्सन स्पेसिफिक का तो मुझे नहीं पता। जहाँ तक आमिर डोगर है, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म जनरल फैज़ को रखना चाह रहे थे, और अगर वो कोर कमांडर पेशावर भी जाते हैं तो जाहिर है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से वो जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो अगर एक रूल सेट किया गया है तो उसको फॉलो करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपस में मुखासमत का तासुर भी जाए। ये पर्सन स्पेसिफिक है या नहीं? पर्सन स्पेसिफिक होता तो मे भी इमरान खान कहते कि जी जनाब मैं इनको अभी मज़ीद रखना चाहता हूं और टिल माय डिस्क्रेशन। उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे के लिए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से उनका ख्याल है, और मेरे ख्याल में ये ख्याल उनको कन्वे भी कर देना चाहिए था। वो शायद कन्वे नहीं कर पाए या उनके दिल में था जो अब ज़ुबान पर आया है। तो इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक टू एन एक्सटेंड कि आप कहें कि जो ज़ाहिर नक़ाद कहते हैं कि भाई वो ही वांट्स टोटल कंट्रोल और टिल द इलेक्शंस जो है वो ये चाहते। मेरा नहीं ख्याल, ऐसी बात नहीं है। फ़ौज की जो तैनातियाँ हैं वो ज़ाहिर है फ़ौज ही करती है, मगर जैसे आपने कहा कि DGISI की तैनाती का इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का है। से हटके अगर नैब की मिसाल लें या इलेक्शन कमीशन की मिसाल लें या मैं देखें तो उससे क्या लगता है कि सिविलियन सुपरमेसी जो है मजबूत करना चाह रहे हैं या एक ख़ास इदारे के हिसाब से उस अपनी ऐनक से चीज़ों को देख रहे हैं? इसका जवाब अगर वाजे मिल जाता तो अच्छा था। बहरहाल जो है वो एक वक्फा है और वक्फे के बाद इसका ही तुम जवाब दे दो। नहीं, चलिए कोशिश करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सवाल उठाया, आपने उठाया वसत साहब, कि क्या ये प्रिंसिपल की बात हो रही है या ज़ाती मफाद, पर्सनल गेन की, पावर की बात हो रही है? अब जाहिर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को देखिए और नून लीग या कम से कम उस नून लीग के हिस्से को देखें जो मरियम नवाज शरीफ के बयानिए के पीछे चलती है, तो उनको अगर आप कहेंगे कि जी ये असल में तो जी ये अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो हंसने लग जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ये आपकी पर्सनल गेन है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इनके थ्रू जो भी इदारे हैं उन पर आपका कंट्रोल रहे और अपोजिशन को दबा के रखा जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जाहिर है कि इस सवाल का जवाब हम यहाँ पे बैठ के नहीं दे सकते और बड़ी थकी हुई बात है, लेकिन इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। क्योंकि अगर हमने देखा मैं दे सकता हूँ। अच्छा चलिए दे लें। मैं दे सकता हूँ, मैं देना चाहा था ज़ाहिर वक्फा। मेरे ख्याल में देखिए, ये जो ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ की बात है, इस पर मेरा ये ख्याल था कि अपोजिशन जमातें भी वज़ीर आज़म को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि देखें वज़ीर आज़म आज इमरान खान है, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। कम अज़ कम एक तरीक़ा कार वाज़े तौर पर तय हो जाना चाहिए जो कि
अगर उसमें कोई इनॉमली थी मैं कहूँगा या कोई इबाहम था वो दूर हो जाए इस प्रोसेस के थ्रू, तो ये चीज़ एक प्रेसिडेंट बनेगी। मगर अफसोस मुझे ये होता है कि आपने मुस्लिम लीग नून की बात की, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, उनके अगर सेक्रेटरी जनरल जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने आज ट्वीट किया कि जी अब चेयरमैन नैब की तैनाती को बदतरीन सियासी तनाज़ा बनाकर अब पाक फ़ौज की इदारती तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारा उनका इमरान खान की तरफ है। हम इदारों को नीचा दिखाने के जितने ख़िलाफ़ हैं उतने ही इदारों ने की बेजा मुखालफत के भी ख़िलाफ़ हैं। तो अब ठीक है, आपने अपना उसमें वो ग्रज भी निकाल दिया और ये कह दिया कि वो इदारती जो है वो तैनातियों को वो जो है ना मुतनाज़ा बना रहे हैं। आई मीन कमिंग फ्रॉम अ पार्टी के जिसने गालिबान अपनी हर हुकूमत में पंगा लिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ, और उसके बाद वो बाहर भी हुए। तो मेरा ये ख्याल था कि इस वक्त जितने भी अगर जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं या जमहूरियत पसंद कहते हैं, उनको इस बात को सपोर्ट करना चाहिए वज़ीर आज़म को कि उन्होंने एक तरीक़ाकार कहा है कि जैसा भी है उसको वो कर लें। बिल्कुल, लेकिन मैं जाहिर है चेयरमैन नैब की तैनाती या इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने टक्कर लगाई हुई है वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या अलग मसला है? लेकिन क्रूशल बात यही है ना मुबश्शिर, अब जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से तो वो तो कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट। हाँ, आपने भी हमें इस डंडे से पीटा है तो क्यों ना हम आपको इस डंडे से पीट लें। अच्छा, नुकसान इसमें किसका होता है सर? नुकसान इसमें कोई सिर्फ नवाज शरीफ का या इमरान खान का या किसी और का नहीं है, नुकसान है जमहूरियत इटसेल्फ का, क्योंकि आपके जो नॉर्म्स हैं उनकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी ना। सारी जो रिलीफ है वो पर्सन स्पेसिफिक होती है, और हमारी गेम ही पूरी पर्सनैलिटीज की होती है ना कि इमरान खान ये स्टांस ले तो सर सिविलियन सुप्रीमेसी है, कोई और ये स्टांस ले तो फिर गद्दारी है। ये है ना हमारा अलमिया एक, क्योंकि ये तो वही है, यही है ना। और मैं थोड़ा सा तो पुराने खान साहब के क्लिप्स काफी सर सारी चीजें मौजूद है ना। और ये जो आपने बात की ना ईसीपी की, नैब की, मेरा ख्याल है कि ये चीजें इतनी अलग नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड देन इन सब की तरफ एक ही होना चाहिए, और अगर नहीं होगा सर तो नुकसान आपका ही है। मुझे पता है कि जो कुर्सी होती है ना सर, इसमें एक नशा होता है, जब आप इसमें बैठे होते हैं आपका ख्याल है कि कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता, लेकिन एकदम आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और कहते हैं कि यार कोई नहीं है मेरे साथ बैक करने के लिए। और देखें अगेन, और ये बारहा बात की है कि माना कि वो बाकी सब चोर हैं, माना कि वो सब डाकू हैं, लुटेरे हैं, लेकिन आप चाहें या ना चाहें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद वोटर्स ने उनको भी वोट दिया है। आप वन मैन शो नहीं चला सकते इस मुल्क में। बहुत कोशिशें की गई हैं इसको चलाने की, नहीं चला, और सभी ने की है। हाँ? और सब ने की है सर, और सब ने का अंजाम आपको हम सब लेकिन एक सामने है। जरार बात यह है कि एक जो कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए, एक जो गुफ्तगू है वो इस तरह भी होती है कि देखो वो जो शेख रशीद कहते हैं ना कि सब फौज के गवले से निकले हैं, किसी हद तक ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं जी लेकिन भुट्टो तो अयूब खान के साथ था। यार फिर बाद में भुट्टो जो है उसने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, लेकिन जुनेजो तो सिस्टम का आदमी था, लेकिन जुनेजो ने जो है सुजुकी में बिठाने की भी कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट को, और भी सारे काम किए, ओजडी कैंप की इंक्वायरी भी की जिसके चक्कर में वो चले गए। लेकिन नवाज शरीफ जो है उनका बगल बच्चा था, लेकिन नवाज शरीफ ने जो है वो नाम भी लिए और अपने तौर पे किया। वो दूसरी बात है कि सारे इख्तियारात इदारों को देने की बजाय अपनी ज़ात में रखने की कोशिश की है, और अब इमरान खान के साथ भी एक रहा है। हो सकता है मैं खुशगुमानी है कि ये जो झटके लगे हैं, हो सकता है कि इमरान खान को कि नहीं यार इतना भी लोगों को दीवार से नहीं लगाना चाहिए कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो बंदा अकेला रह जाए। हो सकता है ये सबक मिल जाए इसे, और ये भी हमें क्या बताएगा, मगर अंदाजा है वाला वक्त मगर ये सिर्फ अंदाजा है, मेरा अंदाजा है, अभी तो अंदाजों पे ही खेल रहे हैं। और ये एक बात सिर्फ मैं ये कर दूं कि देखिए जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि उस वक्त जो आप कहते थे
जब आप इख्तिदार में आएंगे तो वही आपको पॉलिसी रखनी चाहिए, ना कि आप अपोजिशन बराए अपोजिशन करें और उसमें बड़े बड़े दावे करें और जब आप इख्तिदार में आए तो बिल्कुल उसके उलट काम करें। बिल्कुल। और शो का वक्त ख़त्म हो रहा है तो मुझे एक पुरानी रिवायत याद आई है सल्तनत रूम की। अच्छा, अब जब कोई मतलब उनका सिपहसालार या जनरल सीजर तो उनको बहुत बड़ी फतेह करके आता था, उसके पीछे गुलाम आ रहे हैं, लूट का माल आ रहा है, माल गनीमत की पूरी कारवान उसके पीछे आ रही है, वो लोग चीखो पुकार कर रहे हैं यार सीजर ये देवता है, ये देवता है। तो एक गुलाम उसके पीछे खड़ा होता था चैरियट में, ठीक है, जो उसका ताज उसके सर पे रखा था और वो एक ही चीज बार बार कह रहा होता था, मेमेंटो मोरी, हाँ, याद रखो तू फानी है, तुम फानी हो, याद रखो कि तुम इंसान हो। तो ये हर आदमी को, जो भी जितना भी बड़ा आईनी और रियासती ओहदा हो, उसे ये जरूर एक बंदा साथ रखना चाहिए जो उसके कान में कहता रहे दिन भर तुम फानी हो। हाँ, और अभी अभी ना उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दें उस आदमी की, बड़ी जरूरत है। हाँ, कम से कम उसी की तो नोटिफिकेशन जारी कर दें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।